नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका किस तरह से दुनिया का सुपर पावर है। अमेरिका ने किस तरह से पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार कर रखा है। अमेरिका किस तरह से पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रभाव हो, आर्थिक प्रभाव हो और राजनीतिक प्रभाव हो। जिस तरह से वर्तमान में भी अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बना रखी है। बात 1945 के बाद से शुरू होती है, जब 1945 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 5-6 अगस्त और 9 अगस्त को जैसे ही लिटिल बॉय और फैट मैन नामक बम गिराए, उसी समय से अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में प्रवेश नहीं करा था, लेकिन जैसे ही जापान ने, मतलब धुरी राष्ट्र ने, क्योंकि धुरी राष्ट्र में इटली, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इसके बाद जापान शामिल थे। और जापान ने जैसे ही अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर बम फेंका, विस्फोट करवाया और वहाँ भारी मात्रा में तबाही नुकसान हो गया, तो अमेरिका सीधा ही इस युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका ने रशिया को बताई, क्योंकि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया सभी शामिल थे। और रसिया और अमेरिका उस मित्र राष्ट्र में नेतृत्व करने वाले देश कहे जा सकते थे, लेकिन उनमें एक संधि हो रखी थी। उस संधि के तहत रसिया जो भी कार्य करते थे, मतलब जो भी अनुसंधान संबंधी कार्य करते थे, उनका पूरे कार्य के बारे में ब्यौरा अमेरिका को बताता था और अमेरिका जो करता था वो रसिया बताता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा जापान पर अमेरिका ने जैसे बम गिराए, तो ये बम जो बनाने की सूचना थी वो अमेरिका ने रशिया को कभी दी ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस बात से नाराज़ हो गया रशिया और रूस। उस समय रशिया नहीं था, उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। सोवियत संघ ने इस बात का बदला लेने के लिए अपने आप में अनुसंधान कार्य अलग तरीके से करने शुरू कर दिए और उसी समय 1945 में यूएनओ की स्थापना हो जाती है। और यूएनओ की जैसे स्थापना होती है, इसके बाद 1949 में पूरी दुनिया में दो प्रकार के गुट बन जाते हैं। एक होता है पूंजीवादी गुट और एक होता है पूंजीवादी गुट और एक होता है समाजवाद। पूंजीवाद की बात करें तो उसका जो नेतृत्व या नेता कहा जाता है, अमेरिका को कह सकते हैं। और जो समाजवाद का नेतृत्व कर रहे थे वो था रसिया, यूएसएसआर था मतलब। और 1949 में ही अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हो जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत वर्तमान में अभी 32 देश शामिल हैं। और इसी नाटो में शामिल होने के लिए रसिया और यूक्रेन का वर्तमान में युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन का मुख्य उद्देश्य ये है कि नाटो में अगर वो शामिल हो जाए तो रसिया से भविष्य में किसी भी प्रकार के खतरे से सामने से, मतलब उसकी रक्षा हो सके। क्योंकि जो नाटो जो संधि बनी थी, ट्रीटी बनी थी, उस नाटो ट्रीटी का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के तहत नाटो में जितने भी कंट्री शामिल होते हैं, उनके खिलाफ अगर किसी भी दूसरे देश ने उनके किसी भी एक देश पर आक्रमण किया, तो नाटो में जितने भी शामिल जो देश है वो उस देश के खिलाफ हो जाएंगे। यही कारण है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए पूरा अपना जोर लगा रहा है। जैसे 1949 में नाटो बनता है, तो इसके बाद रसिया के नेतृत्व में वार्सा ट्रीटी का गठन हो जाता है। इसमें रसिया प्रतिनिधित्व करता है, उसका लीडर रसिया होता है। तो दुनिया में दो तरह के गुट बन गए, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। दुनिया में सबसे बड़ा कौन, इस बात के लिए जब होड़ लगती है तो सबसे पहले यूएसएसआर अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधी कार्य शुरू कर देता है। यूरी गागरिन, जो कि ऐसा कहा जाता है कि रशिया की तरफ से अंतरिक्ष में गए व्यक्ति थे। उसके पहले जैसे ही 1961 की बात है वो, लेकिन उसके पहले अमेरिका को लगता है कि दुनिया का सुपर पावर मैं हूँ, लेकिन दुनिया को बताना चाहिए कि वास्तव में इसके लिए क्या किया जाए। तो अमेरिका ने ऐसा कहते हैं कि 1958-59 में
चंद्रमा पर पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा, जो चंद्रमा पर पहले पैर रखने वाले व्यक्ति बने थे। अपोलो मिशन के तहत अमेरिका ने चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर व्यक्ति भेज दिए थे, और अमेरिका को ऐसा लगा कि दुनिया का सुपर पावर मैं हूँ। इसके बाद जस्ट 1961 में रूस ने भी स्पुतनिक उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष में अपने व्यक्ति यूरी गागरिन को भेज दिया था, जो कि मतलब जो स्पेस स्टेशन है। इसके बाद दुनिया में होड़ चलती रहती है, कौन आगे कौन पीछे, यूँ करके जैसे ही 1991 में रसिया जो यूएसएसआर था वो 11 देशों में टूट जाता है, और उसमें से अब अभी वर्तमान में जो रसिया है वो वही यूएसएसआर का हिस्सा है। उसी यूएसएसआर से निकले यूक्रेन है, इसके बाद तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इसके बाद अफगानिस्तान है, वो सभी हिस्सा यूएसएसआर का ही था। जैसे 1991 में यूएसएसआर 1911 देशों में टूट जाता है, तो इसके बाद वापस रशिया और अमेरिका की होड़ शुरू हो जाती है कि दुनिया का सुपर पावर कौन। इसके बाद इसी के साथ G8 ग्रुप बन जाता है। G8 ग्रुप में रशिया को भी एक बार शामिल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 2014 में रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर देता है, तो G8 ग्रुप से मतलब ग्रुप 8 से रशिया को बाहर निकाल देते हैं, मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाली कंट्री, और वो G7 वापस बन जाता है। वर्तमान में यूक्रेन रशिया का जो युद्ध संघर्ष चल रहा है वो यही कारण है, नाटो की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन मुख्य रूप से नाटो में जुड़ना चाहता है और रशिया इसके खिलाफ में चल रहा है। अब बात करेंगे पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य जितने भी कंट्री है उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाके से जमाई। मुख्य रूप से अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व, सैन्य रूप से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना रखा है। अमेरिका की जो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे चीन आता है। चीन के पास, चीन की अर्थव्यवस्था लगभग 19 ट्रिलियन के आसपास है। अब हमारे देश की बात करें, भारत की, तो अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अब बात करेंगे अमेरिका ने किस तरह से अपनी पूरी दुनिया पर अपना कब्जा अभी भी बनाया हुआ है, कह सकते हैं वर्तमान में भी, क्योंकि लोकतंत्रात्मक समय में भी अभी वर्तमान में अमेरिका ने पूरी दुनिया पर कहीं किसी न किसी कारण से या किसी न किसी माध्यम से अपना प्रभाव छोड़ रखा है। जैसे अमेरिका की बात करें तो कला, जैसे सामाजिक व्यवस्था में बात करें तो अमेरिका या पाश्चात्य कला संस्कृति में जितने भी त्यौहार है, जैसे क्रिसमस है, उसको पूरी दुनिया मनाती है। इसके बाद पाश्चात्य संस्कृति में जो ड्रेसेस है उनको पूरी दुनिया पहनती है। पाश्चात्य संस्कृति में जितने भी खाद्यान्न प्रोडक्ट हैं उनको पूरी दुनिया यूज़ करती है। पूरी दुनिया के हर गांव में वो चला जा सके, जैसे अमेरिका का पिज्ज़ा है, का बर्गर है, सैंडविच है, कोका कोला है। ये अमेरिका ने पूरी दुनिया में जाल बिछा के पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में, मतलब हर गांव में वहाँ तक पहुँच बना चुकी है। तो किसी न किसी माध्यम से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की जो आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक शक्ति है, उसको अमेरिका ने पूरी अपनी ओर खींच लिया है। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रही है। राजनीतिक रूप से बात करें तो अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा ही रखा है। सैन्य की दृष्टि से बात करें तो अमेरिका ने लगभग 80 से ऊपर जो दुनिया के देश है उसमें अपने सीधे प्रत्यक्ष रूप से एयरबेस बना रखे हैं, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे इसके बाद जापान हो। जापान में तो पूरी पूरी अमेरिका की सेना ही प्रेजेंट है। जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय जैसे ही उस वक्त जापान पर जैसे अमेरिका ने बम गिराए थे उस हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसके बाद एक संधि हुई थी जापान और अमेरिका के बीच में, जिसके तहत जापान ने उस संधि में ये साइन किया था कि जापान भविष्य में किसी भी प्रकार की अपनी सेना नहीं तैयार रखेगा, और उसके लिए पूरे जिम्मेदार, मतलब उसके लिए सेना की जिम्मेदारी अमेरिका को दी गई थी। तो अमेरिका के जो सैनिक हैं वो आज भी जापान में इन्वॉल्व है, मतलब सीधे रूप से, और जापान की कोई अभी वर्तमान में भी कोई खुद की सेना नहीं है। बात करें आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से या सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स है वो सभी अमेरिका की है, और अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने सैटेलाइट के माध्यम से पूरा जाल बिछा रखा है। और जैसे बहुत सारी सोशल साइट जैसे ट्विटर है,
जिसको वर्तमान में एक्स, एलन मस्क वाली, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। व्हाट्सअप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, यहाँ तक कि जिसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ वो सभी अमेरिका की है। और अमेरिका ने मतलब इनके माध्यम से पूरी दुनिया में अपना, पूरी दुनिया के जितने भी देश है उनका जो डेटा है वो अपने क्लाउड में पूरा पूरा मतलब अपने देश में संग्रहित किया हुआ है। तो अमेरिका के सामने पूरी दुनिया की प्राइवेसी का भी खतरा है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो कंपनियों ने अपना प्रभाव बिछा रखा है। बात करें अमेरिका की अकेली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या विकिपीडिया की बात करें, जिनकी अर्थव्यवस्था मतलब वित्तीय वर्ष में उनकी जो आर्थिक समृद्धि है वो लगभग भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। और अमेरिका की सिर्फ अकेली कंपनी विकिपीडिया, एनवीडिया की अर्थव्यवस्था एक वित्तीय वर्ष में 4 अमेरिकी डॉलर है। तो ये सोचने वाली बात है। पूरी अमेरिका की सिर्फ अकेली कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर अपनी मतलब वित्तीय वर्ष में अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करती जा रही है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपना जो प्रभाव है वो छोड़ रखा है। और अमेरिका ने मतलब अनुसंधान के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रखा है। जैसे बहुत सारे नए नए प्रकार के इंजन, जैसे वर्तमान में आप एक चर्चा में इंजन है अमेरिका का हाइपन करके, जो वर्तमान में हमारे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से जो इंडिया का एक एयरक्राफ्ट बना रही है जिसका नाम है तेजस। और तेजस के लिए जो इंजन है वो अमेरिका की सरकार के मध्य साइन होने के बाद मिलेगा। तो अमेरिका ने कुछ अलग ही माध्यम से या अलग ही प्रकार के कार्यों से पूरी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ रखा है। और अमेरिका धीरे धीरे दुनिया के जो गरीब देश है उनको वहाँ की मतलब जो दुर्लभ धातुएं है उन उन उनको भी पैसों के माध्यम से खरीद रहा है। इसके बाद उन्होंने ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका ने जो दुनिया के ऑयल रिजर्व वाले अमेरिका में बहुत सारा ऐसा कहते हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, जहाँ पर उनके पास मतलब जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, कोयला। लेकिन अमेरिका जो अपना जीवाश्म ईंधन है इसको भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए बचा कर रखता है। और दुनिया में जितने भी देश है दूसरे देश से उनसे वहाँ जीवाश्म ईंधन की उत्पादन मांग को बढ़ाने के लिए कहता है, ताकि जब दुनिया के बाकी देशों के पास जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए तो वो अपने जीवाश्म ईंधन का उत्पादन शुरू करे और पूरी दुनिया में वापस एक नया मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था को वापस अपने ओर खींच ले, जो कि उनके लिए ये प्रभाव छोड़ रखा है अमेरिका ने।